सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अपने समय के जाने माने मशहूर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस, आपने नाम सुना ही होगा। ये अपने टाइम पे बहुत बड़े फिजिसिस्ट रहे हैं। तो इनको एक बार पूछा गया, आप बताइए आपके अकॉर्डिंग ये दुनिया कैसे ख़त्म होगा, ये दुनिया समाप्त कैसे होगा। तो इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस बताया था। इन्हीं सारे प्रेडिक्शंस के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ और इन सारी चीज़ों पर थोड़ा डिटेल अच्छे तरीके से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला इन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा। हॉकिंस ने बताया कि मे बी फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा एडवांस हो जाए, इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए कि ये लोगों को पूरी तरीके से कम्प्लीटली रिप्लेस कर दे, पूरी तरीके से। ये चीज़ स्टीफन हॉकिंग ने बताया। अब देखो भाई, ये चीज़ हमें आज के टाइम पे देखने को भी मिल रहा है। हम अभी ही सुनते आ रहे हैं कि एआई ने इसका जॉब खा लिया, एआई ने उसका जॉब खा लिया, एआई सभी का जॉब खाई जा रहा है। अभी इतने सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दिया, हम अभी ही सुन रहे हैं। एआई तो ये अभी इसका चरम सीमा ही है और अभी इतने सारे लोगों का जॉब खा रहा, तो आने वाले 10-20 साल में आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितने सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही खा जाएगा। अब देखो, इस चीज़ पर रिसर्च भी होता है, काम भी होता है कि ह्यूमंस को पूरी तरीके से रिप्लेस ना कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ह्यूमंस आज के टाइम पर मशीन ही बन चुके हैं। मशीन कौन बन सकता है? एक आम आदमी बन सकता है। उसको पैटर्न में बांध दो, वो मशीन बन गया। तो इंसान क्यों करे? उसका 50 जगह ध्यान है, तो मेरा काम कोई मशीन ही क्यों ना करे? ऑफकोर्स मशीन ही करे। वो एक तो और अच्छे पैटर्न में बन सकता है। वो तो 50 जगह ध्यान भी नहीं दे सकता, एक ही जगह फोकस रहेगा और इसी काम पे रहेगा, उसका एक ही पैटर्न बन जाएगा। ये चीज़ हो सकता है। तो मशीनों जैसा काम तो इंसान भी कर रहे हैं, तो इंसान और मशीन में फिर फ़र्क ही क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबल सारे लोग इस वे में होंगे कि वो अपने आप को जान नहीं पाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है, रिस्पॉन्सिबल लोग अपने आप में ये होंगे कि वो अपने आप को जान नहीं पाए, वो अपने आप को एक मशीन ही समझते रह गए कि हम कुछ कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मशीन भी बढ़ रहे हैं लोग। अब तुम्हारा और मशीन का डिफरेंस बताओ फिर। वही हो गया ना। अब देखो, इंसान अपने आप को समझना चाहिए, इंसान को खुद को समझना चाहिए, खुद के भीतर जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मशीन ये नहीं कर सकता, ठीक है। इंसान ये चीज़ कर सकता है कि ये खुद को जान सकता है, खुद का स्वरूप को जान सकता है। नहीं तो हम में और उनमें डिफरेंस क्या होगा? एक ही है। फिर इंटेलिजेंस का डिफरेंस रहेगा और वो हमसे और ज़्यादा आगे रहेगा, और ज़्यादा एडवांस रहेगा। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं, उसको हज़ारों चीज़ों के बारे में पता है। बात समझ आ रही? सारे लोग इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बहुत सारे कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ में हैं, आईटी सेक्टर, आईटी बैकग्राउंड से हैं, जो इन सारी चीज़ों को बनाते हैं, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा एडवांस बनाते हैं, ठीक है। जैसे आए दिन मैं लास्ट ईयर ऐसा एक केस सुना था, एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ से थोड़ा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, वो क्या कर रहा था, इसके साथ बात कर रहा था भाई साहब एआई के साथ कि बताओ, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ, कुछ बताओ कि मैं ख़त्म कर लूँ। मैं ये चीज़ बताना नहीं चाह रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी है भाई। ये चीज़ सर्च किया था और एआई लिटरली उसको मोटिवेट कर रहा था कि हाँ, तुम्हें लोगों के लिए जीने का कोई हक नहीं, तुम ख़त्म कर दो। ऐसा एआई मोटिवेट किया और ये चीज़ जब पता चला तो इस पर काम किया गया। इसको बताया गया कि ऐसा नहीं किया जाए, ऐसा बताया नहीं जाए। लिटरली आप सोच सकते हो, ये चीज़ बताया गया। तो एआई भी स्टार्टिंग में ही है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ। इस पर रिसर्च हो ही रहे हैं, फॉल्ट हैं ही, अभी भी फॉल्ट हैं, इस पर काम होते हैं, फॉल्ट को सुधारा जाता है, लोग बात करते हैं। इससे एआई और ज़्यादा स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट हो रहा है। हर एक चैटबॉट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो एक चीज़ है कि हम भी थोड़ा बहुत दावेदार हैं कि हम भी थोड़ा सहयोग निभा रहे हैं कि एआई स्मार्ट हो जाए। अभी जेमिनाई फ्री कर दिया जा रहा है, परप्लेक्सिबिलिटी फ्री कर दिया जा रहा है। इसलिए फ्री कर दिया जा रहा है क्योंकि ये और ज़्यादा एडवांस हो, और ज़्यादा आगे बढ़े, ये चीज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ये भी नहीं बोलूँगा कि सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। अभी गाँव के लोगों के पास चले जाओ, उन्हें गूगल का मतलब भी नहीं पता, एआई का मतलब भी नहीं पता, एआई का नाम भी नहीं सुने बहुत सारे लोग। तो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। वही लोग कुछ रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जो इन पर काम नहीं किए। अब वो लोग भी पूरी तरीके से रिप्लेस हो सकते हैं, क्योंकि इंसान क्या कर रहा है? पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, इकोनॉमी को मेंटेन कर रहा है, देश को सुरक्षित रख रहा है। ये एआई भी कर सकता है, और ज़्यादा एडवांस हो जाए, दिमाग वाला हो जाए, तो ये कोई कर ही सकता है। एआई हमसे अच्छे तरीके से कर सकता है इवन, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो ये चीज़ हो सकता है। और मैं बात करूँ तो वही लोग कुछ रिस्पॉन्सिबल होंगे, सारे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। लोग रिस्पॉन्सिबल इस मामले में होंगे कि वो खुद को अभी तक नहीं जाने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही? तो ये है। दूसरा उन्होंने बताया स्टीफन हॉकिंग ने कि खतरा है न्यूक्लियर वॉर का। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बड़े देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। अब देखो,
इसमें दोहराए भी नहीं है, बहुत सही भी उन्होंने बोला, क्योंकि अभी ही मामला इतना ज़्यादा इंटेंस हमें देखने को मिलता है। जैसे इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, उसमें यूएस भी घुस रहा है, फिर रशिया यूक्रेन का उधर वॉर चल रहा है थोड़ा बहुत, फिर और भी बहुत सारे देशों का कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं। अब क्या सोचते हो, हमें पता है सिर्फ यही हो रहा है, यही हमें पता नहीं भाई, और भी बहुत सारे देश और हैं जिनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमें पता भी नहीं है। आप सोच सकते हो। तो अभी ऐसा मामला हो जाता है, और हम जब न्यूक्लियर वॉर का सुनते हैं तब लगता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं अपने बारे में बताऊं, मतलब इस चीज़ का मेरा ओपिनियन ये है कि न्यूक्लियर वॉर और वर्ल्ड वॉर जो है, इस चीज़ का खतरा थोड़ा सा कम है। रिसर्चर्स भी बताते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है, सभी लोग जानते हैं। एक बार आइंस्टाइन को पूछा गया कि आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हुआ तो कैसे होगा। तो उन्होंने बोला, भाई साहब देखो, वर्ल्ड वॉर 3 का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर बाई चांस वर्ल्ड वॉर 4 अगर करना पड़ जाए तो उस वक्त भालों की और पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी बस। वर्ल्ड वॉर 4 अगर हुआ ना तो भालों से होगी और पत्थरों से होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 में ही पूरी तरीके से सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरी तरीके से सब खत्म वर्ल्ड वॉर 3 में ही। समझ आ रही बात। तो पहले हुआ था, इतने सारे लोग मारे थे वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे लोग मारे थे, वर्ल्ड वॉर 3 में तो अभी लिटरली ऐसे ऐसे वेपन्स आ चुके हैं जो ख़त्म ही कर सकते हैं। अब बिना न्यूक्लियर वॉर के भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब ये थोड़ी ना न्यूक्लियर वॉर ही हो जाए। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं किसी एक कन्फ्लिक्ट के लिए एक दूसरे से, ये होता है वर्ल्ड वॉर 3। ये चीज़ हो सकता है। इसमें न्यूक्लियर वॉर इस्तेमाल फिर भी करने से लोग सोचेंगे इस वक्त ये हाल है। न्यूक्लियर का सभी लोग जानते हैं कि ये कैसा है। उस वक्त एक बार जो एक ही देश झेल चुका है न्यूक्लियर वॉर को, न्यूक्लियर वेपन्स को, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब को, वह है जापान। वो झेल चुका है, उसे पता है कि इसका अंजाम क्या होता है। और उस वक्त का न्यूक्लियर जो वॉर था, उस वक्त जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, उससे तो कई ज़्यादा गुना अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये बहुत ज़्यादा गुना पावरफुल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बात समझ आ रही। तो अभी अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो सब खत्म, डायनासोर की तरह हम भी ख़त्म हो जाएंगे, एक तरीके से विलुप्ति हो जाएंगे कह सकते हो। और एक जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ना, उसके आसपास के सारे स्टेट, 3-4 स्टेट ऐसे ही ख़त्म, मैं बोलूँगा 2-3 स्टेट तो ऐसे ही ख़त्म, अगर मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा पावरफुल है। पहले तो जितना था उससे तो 100,000 गुना भी पावरफुल हो चुका है। और जो गिरता है ना न्यूक्लियर बॉम्ब, जब गिरता है उसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है ना, वो सन के सरफेस टेम्परेचर जितना बराबर होता है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस। और जब फट जाता है तब करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। इतना ज़्यादा घातक, इतना ज़्यादा नुकसान, तो सभी लोग जानते हैं इसका परिणाम होता क्या है। और सभी लोग, सभी देश इसको अवॉइड करना चाहते हैं। कोई लोग ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियर पावर हो। उस वक्त जापान के पास नहीं था, किसी के पास नहीं था उस वक्त। वर्ल्ड वॉर 2 में सिर्फ यूएसए के पास ही था। और जब सारे देश, जर्मनी और भी जो देश था वो घुटना टेक चुका था, तो लास्ट में जापान ही लड़ रहा था, जैसे तैसे लड़ रहा था, तो जापान पे गिरा दिया जाता है। क्या गिरा दिया जाता है? न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाता है। तो जापान झेल चुका है इस चीज़ को, और जापान नहीं झेलना चाहता है। और तब से देखो जापान लिटरली प्रोग्रेस किया है। जापान उसके बाद से प्रोग्रेस किया है। अब जापान अगर लोलू पोचू जैसा बन के रह जाता, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझने लग जाता, पूरा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया था। जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो अटैक हुआ था, जो बम गिराया गया था, उसके बाद पूरा इकोनॉमी ऐसे ही ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। तो आप समझ सकते हो उस वक्त जब जापान का पूरी इकोनॉमी ही पूरी तहस नहस हो गई, तो फिर भी जापान आगे बढ़ा, उठा और इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया। जापान को मिरेकल बताया जाता है एक टाइम पे कि ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, इस पर बम गिराया गया फिर भी। बेसिकली जब यूएसए का कंट्रोल था, जब कंट्रोल आ गया था, जब एलाइड पावर से जीत गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके बाद बताया गया कि अब बताया जाता है कि उसके बाद ट्रीटी वगैरह साइन हुआ। मतलब अमेरिका ने सोचा कि ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, और यूएसए ने भी साथ दिया, हेल्प किया कि ये थोड़ा सा आगे बढ़े। यूएसए ने भी हेल्प किया। और जापान में भी लोग आज बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, हार्ड वर्किंग है। मेन है लोग, वहाँ के लोग समझे। लोग अब अगर मेहनत नहीं करते तो और ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। आज जापान हमसे भी ज़्यादा पीछे रहते हैं, लेकिन लोगों ने झेला। लोग लिटरली ख़त्म ही हो गए थे वहाँ पर, लेकिन लोगों ने झेला, लोग मेहनत किए, लोग आगे बढ़े। लोग जान गए, इतना तो लोग जान गए कि यार अब अगर हम छोटे बनकर रहे, चींटी बनकर रहे, तो कोई दूसरा लिजर्ड आकर, यानी दूसरा देश आकर हमको खा जाएगा फिर। इसलिए जापान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया।
बात समझ आ रही है? जापान के साथ ये चीज़ हुआ तो जापान झेल चुका है ये चीज़, और अब तो कोई नहीं चाह रहा। उस वक्त तो किसी के पास था नहीं परमाणु बम, अगर किसी और के पास होता तो, जापान के पास होता तो वो भी हमला करता, लेकिन किसी के पास था नहीं, तो यही हो गया फिर। और उसके बाद घुटने वगैरह टेक दिया जापान, फिर अलाइड पावर्स उस वक्त जीत गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में भी। तो ये चीज़ हुआ था। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार इस चीज़ में भी मतलब हम सभी को थोड़ा बहुत अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ कहीं ना कहीं आज नहीं कल अगर हो जाए तो हम ही लोगों का, हमारा पूरा स्पीसीज़ ख़त्म। अब देखो, इंसान और इंसान के लड़ाई में इंसान का मौत हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान और इंसान का ही लड़ाई में इंसान का मौत हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे वजह से बाकी सारे स्पीसीज़, उन सारे लोगों का क्यों मौत हो भाई? बाकी सारे स्पीसीज़, पेड़ पौधे, पक्षी, चिड़िया जो हैं, बाकी सारे स्पीसीज़, उनका क्यों मौत हो? हम नहीं चाहते ये चीज़ हो, ठीक है? इंसान ही मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सारे स्पीसीज़ ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम उनको क्यों मार रहे हैं? बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है। फिर भी न्यूक्लियर पावर और वर्ल्ड वॉर को बताया जाता है, इसका थोड़ा चांस कम है, बताया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम सभी लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है। थर्ड, उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज, भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकिंग ने कहा था कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण का नुकसान ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी बहुत गर्म और रहने लायक नहीं रह सकती। ये चीज़ बताया गया था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सच्चाई है। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सच्चाई है, और इस पर बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं एक जन को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोलूँगा, बहुत सारे लोग, एक आम आदमी भी इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है। जो कचड़े फैला रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है, पेड़ काटा जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम जलाया जा रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग सब जगह से हो रहा है। हम बाकी सारे स्पीसीज़ को मार रहे हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग है। ये क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग में तो सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं भाई साहब, और इसी का नतीजा है कि पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हो रही है। और अभी रिसेंटली हमारे कल ही यहाँ पर बारिश हुआ था, अभी तो ठीक से गर्मी भी नहीं आया, लेकिन अभी ही गर्मी और बारिश अभी से स्टार्ट हो गया। बताओ ये क्या हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में ही तो हो रहा है। पेड़ नहीं है, हवा नहीं चल रही, हवा इतना अशुद्ध हो चुका है अभी के टाइम पे। लिटरली AQI आए दिन सुनने को मिलता है, AQI पूरा बढ़ गया, 500-600 तक पहुंच गया। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पृथ्वी तो अपना बदला ले लेगी। बदला क्या ये स्ट्राइक बैक करेगी, नेचर बन जाएगी, नेचर को कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली द नेचर विल सर्वाइव बट द ह्यूमन्स विल नॉट सर्वाइव। ह्यूमन्स एंड द अदर स्पीसीज विल नॉट सर्वाइव हियर। ये चीज़ हो ही सकता है, ये चीज़ होगा ही, ठीक है? तो इंसान मर जाए भाई। अब बाकी सारे लोग, जीव जंतु, वो लोग तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, इंसान ही फैला रहे हैं ये चीज़। तो नेचर क्या सर्वाइव करेगा ऐसा बताओ? नेचर तो अपने हिसाब से खुद को कंडीशन कर लेगा, बना लेगा, लेकिन बाकी सारे स्पीसीज़, इंसान, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरा लाइफ पूरी तरीके से ख़त्म। बात समझ आ रही है? तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स क्राइसिस। उन्होंने कहा था कि दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर संसाधन यानी फूड, वाटर, एनर्जी का सही उपयोग नहीं हुआ तो भविष्य में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और ये चीज़ अभी देखने को मिलता है हमें ड्राई प्लेसेस में। अभी ये सुनने को मिलता है कि चापाकल बन रहा है तो पानी बहुत ज़्यादा नीचे है, पानी ही नहीं मिल पाता है, बहुत सारे लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता, और ज़्यादा अंदर गड्ढा खोदा जाता है फिर भी पानी नहीं निकल पाता है। लेकिन पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल अभी भी नहीं हुआ है। चाइना के पास भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, लेकिन उन्होंने सही इस्तेमाल किया पॉपुलेशन का, लेकिन हमारे यहाँ पर सही इस्तेमाल नहीं हुआ। लोगों के अंदर टैलेंट है, लोगों के अंदर मेहनत करने का क्षमता है, लेकिन उस हिसाब से लोगों को ट्रेन नहीं किया जा रहा है, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर संसाधन भी नहीं है बहुत जगह। तो पॉपुलेशन तो बढ़ता रहेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पॉपुलेशन मैं चाहता हूँ कंट्रोल हो ही जाए। ये सब चीज़ देख भी रहा है, एक आम आदमी देख भी रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो उसके कंट्रोल क्षमता नहीं है, वो जान नहीं पा रहा है। ये सब जानते हुए भी वो बच्चे पैदा कर रहा है, वो अपनी नीड्स को, बायोलॉजिकल नीड्स को पूरी कर रहा है। तो थोड़ा अवेयर होना चाहिए हमें, इन सारी चीज़ों के ऊपर जानना चाहिए कि ये सब चीज़ हो रहा है, फिर भी हम ये चीज़ कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर इसका सही इस्तेमाल हो जाए तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो इस चीज़ पर थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ठीक है, बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी हो। लेकिन अगर सही इस्तेमाल ही ना हो तो कल को भुखमरी आ जाएगी, और आ गई है भाई, आ गई है। एक गरीब के घर में क्या पता खाना बनता है नहीं बनता है, हम तो नहीं देख पाते हैं,
जो बड़े घरों में रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं, वो भी चलो उनके घर में खाना मिल रहा है, खाना बन रहा है, लेकिन एक गरीब के घर में क्या हो रहा है आपको क्या पता। एक गरीब के घर में क्या हो रहा है, इसके लिए आपको गरीब ही बनना पड़ता है। बात समझ आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टेशन में सोते हैं, स्टेशन में रहते हैं, कोई खाना मिल गया तो खाते हैं। तो गरीबी बहुत है हमारे यहाँ पर इंडिया में। फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है और पॉपुलेशन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बात समझ आ रही है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। 5th उन्होंने बताया है एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। अब देखो ये भी नेचुरल है, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस पर भी काम चलते हैं, इस पर भी रिसर्चेस होते हैं कि कोई कोई एस्ट्रॉयड आते हैं हमारे पृथ्वी तक, उसको भी देखा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऐसा नहीं कि पार हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पर भी काम किया जाता है। एस्ट्रॉयड को मतलब हटाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर भी काम किया जाता है। और ये फिर भी नेचुरल चीज़ है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये भी खतरा हो सकता है। जैसे डायनासोर का अंत हुआ था, वैसे भी पूरी तरीके से स्पीसीज़ का अंत हो सकता है। 6 बताया गया है वायरस और बायोलॉजिकल वेपन्स। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई बहुत खतरनाक वायरस या बायोलॉजिकल वेपन मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। होता ही है, कोविड-19 हमें ये चीज़ दिखा दिया था। और ऐसे ऐसे वेपन्स अभी बन रहे हैं, इसके लिए न्यूक्लियर की भी ज़रूरत नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 जैसे मैंने बोला, वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो भी जाए तो इसमें ज़रूरी नहीं कि न्यूक्लियर यूज़ ही हो, बिना न्यूक्लियर के भी वर्ल्ड वॉर 3 होगा, फिर हो सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो इंसानों को 4th वर्ल्ड वॉर में भालों की ज़रूरत पड़ेगी और कंचों की ज़रूरत पड़ेगी और पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी। सोच सकते हो। उन्होंने और एक चीज़ बताया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100 सालों में पृथ्वी छोड़ना ये शुरू कर देना चाहिए। ये इन्होंने बताया, अगले 100 सालों में पृथ्वी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगले 100 सालों में पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए, पृथ्वी को छोड़ने का शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में इतने ज़्यादा बीमारी है, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि लोग कैसे ही सर्वाइव करेंगे, नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इसलिए उन्होंने बताया कि पृथ्वी को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए अगले 100 सालों में। और यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो साहब कि मैं मार्स में जाऊँगा 2050 तक, 2060 तक, तुम जब तक 50-60 साल के हो जाओगे तब तक तो मार्स पे कॉलोनी बस ही जाएगा, तब तो मैं वहाँ पर चल जाऊँगा आराम से। तुम अगर ये सोच रहे हो तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं होने वाला। ये इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, ये बहुत फैंसी कहानी है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मार्स पे कॉलोनी नहीं बच सकता, बच सकता है, लेकिन हमारे कॉलोनी को साफ़ करने में सालों लग जाते हैं। हमारे देश को सुधारने में जाएंगे तो सालों लग जाता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं मार्स पर जाऊंगा और वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज करूँगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल दूंगा, वहाँ पर मैं कॉलोनी बनाऊंगा, इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है 100 सालों में होगा? नहीं, 1000 साल लगेंगे। 100 साल नहीं, 1000 साल लगेंगे। इवन 10,000 50,000 साल कम पड़ जाए वहाँ पर अच्छे तरीके से पृथ्वी जैसा रहने के लिए। ये आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये इतना आसान नहीं। और जाएंगे भी तो कौन? स्टार्टिंग में जो जाएंगे वो कोई चुनिंदे मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स जो रहेंगे वो लोग जाएंगे। हम आम आदमी नहीं जाने वाले। और आपको पता भी नहीं होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो स्पेस में अभी तो स्पेस इतना छोटा चीज़ बन चुका है कि स्पेस अभी कोई भी जा रहा है, हज़ारों सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, जा रहे हैं लोग स्पेस में। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, मल्टी मिलियनियर्स लोग भी जाते हैं स्पेस में ट्रैवल करने, स्पेस का नज़ारा देखने, ट्रैवल ही करने। बहुत सारे लोग अभी स्पेस जाते हैं। तो दूसरे प्लैनेट भी कौन जाएंगे? वही लोग जाएंगे ना, हम थोड़ी ना जा पाएंगे। बात समझ आ रही है? आप सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसा आ जाए तब तो मैं चल जाऊंगा। भाई सब इतना आसान नहीं है मार्स पे जाके कॉलोनी बसा देना। मार्स पे इतने इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट पूरी तरीके से रेडियो एक्टिव है। लोग, साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर हम वहाँ का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दे तो ये हो सकता है। लोग बताते हैं कि वहाँ पर हम बबल जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर वहाँ पर हम रह सकते हैं। ये चीज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका कोई गारंटीड नहीं। लोग बताते हैं कि हम अंडरग्राउंड रहें, तो फिर भी इसका कोई गारंटीड नहीं। पृथ्वी जैसा रहने का स्टेबल एनवायरनमेंट किया जा सकता है, उसके लिए एटमॉस्फेयर को ही पृथ्वी जैसा बनाना पड़ेगा। और इसके लिए कम से कम 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000 साल भी अगर मैं बोल दूँ ना तो वो भी कम ही होंगे। लेकिन हाँ, 1,00,000 साल में बहुत ऐसा प्रोग्रेस हो सकता है कि वहाँ पर लोग रह सकते हैं, कुछ जुगाड़ वगैरह करके। जुगाड़ नहीं मैं बोलूँगा कि वहाँ कुछ बबल वगैरह स्ट्रक्चर में ऐसे करके वो रह सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आप ये मत समझने लग जाए कि आम इंसान पृथ्वी जैसा लाइफ जीने लग जाएंगे हम वहाँ पर। ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है।
प्लैनेट को चेंज करना ये इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो ये बहुत ईजी है, आसान है, लेकिन नहीं हो सकता। आप फिलहाल के 100 सालों में तो भूल ही जाओ ये हो सकता है कि कोई मार्स पे जाके रह सकता है। मुझे नहीं लगता। अगर रहने भी लग जाएंगे तो हम लोग, एक आम आदमी नहीं रह सकता उधर। रहेंगे भी तो कोई बड़े बड़े लोग ही रहेंगे, ये चीज़ हो सकता है। और हमारा पूरा तत्व ही पृथ्वी से बना हुआ है, तो अगर हमें वहाँ पर रहना पड़ेगा तो उसके लिए वो मार्स को ही पृथ्वी बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ सभी लोग अल्टीमेटली सर्वाइव कर जाएं, जो इतना आसान नहीं है। आप सोचते हो ये इतना आसान है, लेकिन नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसका अल्टरनेट भी सोचते हैं कि मार्स पर दूसरा मतलब सिविलाइजेशन बिल्ड करने से अच्छा, मार्स को बदलने से अच्छा पृथ्वी जैसा ही कोई प्लैनेट खोजा जाए। खोज तो मिल तो जाएगा, लेकिन वो हमसे इतने सारे दूर है, इतने ज़्यादा दूर है, तो कि यहाँ पर पहुँचने में लाखों साल लग जाएंगे। तो इसके लिए वार्म होल खोजा जाता है। खैर, इस पर मैं उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं मार्स पर जाऊँगा, पैसे कमा लेता हूँ, यहाँ पर जब सब खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, मैं मार्स पर चल जाऊँगा, ये आसान नहीं मेरे भाई। इस चीज़ का सपना मत देखो, ये फैंसी है, फैंसी है। आपको बताया जा रहा है, आपको मैं क्या बोलूँ, आपको बहकाया जा रहा है, आपको भुलाया जा रहा है। प्लैनेट में बसना है, ये भुलाया जा रहा है आपको। ये इतना आसान नहीं है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।